सबसे पहले आ जाता है आपके, कितने हैं समान अक्षर जी? कितने समान अक्षर हैं? 8 समान अक्षर, है ना। अष्टौ समानाक्षराणि, वही कह रहे हैं, देखिए आपके सीधे सीधे सिंपल सिंपल लेके चलते हैं। अष्टौ समानाक्षराणि आदिता। अब एक शब्द है आदिता। आदि में 8 अक्षर समानाक्षर कहलाते हैं। आप अच पढ़ते हैं ना, अच पढ़ते हैं। उन अचों में आदि के 8 जो अच हैं उनकी कौन संज्ञा होती है? समानाक्षर संज्ञा होती है। ठीक है ना। जैसे कौन कौन है? आदितः, आदितः आरंभतः अर्थात वर्ण समाम्नाय से, वर्ण समाम्नाय में 8 अक्षर अष्टाक्षराणी समानाक्षराणी समान अक्षर संज्ञक होते हैं। कौन कौन? आ इ री री इ उ उ। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। जी भैया। आगे ततः, ततः उत्तराणि ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। अग्रिम सूत्र क्या है? ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, अर्थात उत्तराणि चत्वारि संध्यक्षराणि, इसके बाद के मतलब 8 संध्यक 8 समानाक्षर, उसके बाद में, उसके बाद के 4 क्या कहलाते हैं? उसके बाद के 4 क्या कहलाते हैं? संध्यक्षर कहलाते हैं। कौन कौन है उसके बाद, कौन कौन आ जाते हैं? तो ए ओ ऐ औ, ये संध्यक्षर हो जाते हैं आपके। ठीक है जी, है ना। वही कह रहे हैं संध्यक्षर संज्ञाया प्रयोजनम संध्यक्षराणि संध्यक्षराण्याहु इति एके। अब वो प्रयोजन वगैरह बता रहे संध्यक्षर का कहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो 4 संध्यक्षर हो गए, 8 समान अक्षर हो गए। ठीक है सर। जी सर। अब कह रहे हैं देखिए प्रातिशाख्य में, इस प्रातिशाख्य ज्ञातव्य है कि इस प्रातिशाख्य में स्वर वर्णों का क्रम इस प्रकार है: अ आ री री इ ई उ ऊ ए ओ ऐ औ री री। ठीक है, ये क्रम है आपकी अचों का। ठीक, अब इनमें से आदि वाले जो आपके 8 थे, है ना, कौन कौन आदि वाले? 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या हो गए? समान अक्षर। और ए ओ ऐ औ क्या हो गए आपके? संध्याक्षर। संधि अक्षर। ठीक, बात समझ आ गई। अब स्वर संज्ञा की बात आ जाती है। क्या कह रहे हैं स्वर संज्ञा के विषय में? एते स्वरा, वो बता रहे भाई समान अक्षर और संधि अक्षर मिलकर के क्या किस नाम से जाने जाता है? अब एते स्वरा करके पूछा जाए तो इनकी कौन संज्ञा है? स्वर संज्ञा। वही, ठीक है ना। ठीक है सर। तो समान अक्षर और संधि अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, पता ही हुआ तो सामान्य सी बात है सबको। अघोष की बात आती तो क्या कह रहे हैं? अंत्याः सप्त तेषाम अघोषाः, तेषाम सप्त अंत्याः, अंत्याः सप्त अंत्याः, है ना। उन किन में से? केशाम, केशाम, कह रहे तेषाम सप्त अघोषाः, तेषाम। यार मत करो, मत करो भाई, मत करो यार। कौन है ये? कौन है ये? तेषाम सप्त अंत्याः अघोषाः, तेषाम केशाम, केशाम तेषाम। ये जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो किन में है? उष्मणाम। ऊष्मणाम, अर्थात ऊष्मसु, है ना। ऊष्मणाम बोल लो चाहे ऊष्मसु, है ना, ऊष्मो के बोल लो चाहे ऊष्मो में बोल लो, एक ही बात है ना। ऊष्मसु बोल दो, है ना। ऊष्मो में तो ऊष्म वर्ण होते हैं, और ऊष्म वर्णों के अंतिम 7 वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अत्या सप्त तेषाम अघोषा में तेषाम पद से किसको लेना है? तो ऊष्म को लेना है। ठीक है, उष्माण। अब इससे ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा ना प्रश्न, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा ना प्रश्न, बताओ। तो क्या तेषां मतलब ऊष्मणाम अंत्याः सप्त, अर्थात अंतिम के 7 वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं, है ना। ठीक, सॉरी अघोष संज्ञक होते हैं। बात समझ में आ गई? अघोष नाम का उनका होता है, अघोष संज्ञा के द्वारा उनको जानना चाहिए। अघोष संज्ञा वेदितव्या। कौन कौन है वे? बोले शकारत्रय, विसर्ग, जिह्वामूलीय पदमानीय, है ना, और अनुस्वार। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आ गया सर। सबको क्लियर है?
हम्म, चलिए। और क्या कह रहे हैं, और एक और सूत्र बताया, बोले वर्गे वर्गे च प्रथमऊ अघोषऊ, और प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वर्ण भी कौन होते हैं, अघोष होते हैं। देखिए एक तो आपके वो हो गए अंतिम के साथ शकारत्रय, विसर्ग, जिह्वामूली पद्मानी और अनुस्वार। ठीक। अरे देखो, शकारत्रय 3, विसर्ग 4, जिह्वामूली पद्मानी 6 और एक अनुस्वार 7। ठीक, 7 ही हो गए। और कह रहे हैं प्रथमऊ वर्गे वर्गे च प्रथमऊ अघोषौ, वर्ग वर्ग के प्रथम दो वर्ण, है ना। प्रथमऊ कहा है ना, प्रथमऊ मतलब पहला और दूसरा। प्रथमऊ से क्या लेना है, प्रथम और द्वितीय। द्वितीय, है ना, दोनों वर्ण। प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, अघोष संज्ञक होते हैं। जैसे आपने वर्ग लिखा कचट तप, तो वर्ग के कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, 5 ही वर्ग है। 5 वर्गों के अचट तप पहला पहला ले लो और दूसरा दूसरा खचट तपा ले लो। ठीक, बात समझ में आ गई। कचट तप ये हो गए, और दूसरा दूसरा ख छ ठ थ फ। ठीक, तो इनकी भी कौन संज्ञा हो जाएगी, ये भी कौन संज्ञक हो जाएंगे, अघोष। अघोष। अघोष 10 ये 10 ये प्लस 7 वो, कितने हो गए, 17। 17 अघोष हो गए। 17। ध्यान रखना, भूलोगे तो नहीं अघोष कौन से हैं। जी, ध्यान रखना है ना। ऊष्म आ जाता है, अरे उत्तरे अष्टाह ऊष्माण, है ना। जो अंतस्थ हैं आपके यण, यणों के बाद में आने वाले 8 वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पंडित जी, 8 वर्ण ऊष्म। ऊष्म कितने हैं, सबसे पहले संख्या याद रखो, सूत्र को बिल्कुल दिमाग में ही रखो कि अष्ट ऊष्माण। सबसे पहले तो संख्या पूछ लेता है आपसे कि ऊष्मों की संख्या है कितनी, बोले 8 है। ठीक, अब वो कौन 8 है, अथवा उत्तरे से किसको लेना है, तो उत्तरे से अंतस्थ को लेना, अंतस्थ के बाद वाले, है ना। अंतस्थाभ्य उत्तरेण, अंतस्थों से उत्तर में आने वाले 8 वर्ण को ऊष्माण वेदितव्या, ऊष्म जानना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऊष्म शब्द का अर्थ क्या है, वायु, है ना, अर्थात वायु से जो उच्चरित होते हैं। कौन है वे 8 वर्ण, तो बोले हकार, शकारत्रय, वही आपका विसर्ग, जिह्वामूल्य पद्मानी और अनुस्वार। ठीक है, अब इसमें क्या और बढ़ गया, एक अघोष, जो आपके अंत्या सप्त तेषाम अघोषः जो था, उस अघोष से एक चीज और बढ़ गई बस। अघोष तो यही है, 7 अघोष, 7 अघोष, अघोष 7 थे ना, अंत्या सप्त तेषाम अघोषः, जी ये थे ना 7। 7 अघोषों में प्लस एक और क्या हो गया, हकार हाँ। तो ऊष्म कितने हो गए अब, 8। अष्टौष्माण ठीक है जी, ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं अभी। अब अंतस्थ कितने हैं, तो बोले चतस्रो अंतस्थाः, 4 अंतस्थ हैं, आपको पता है, यणोन्तस्थाः, जानते हो ना, यणोन्तस्थाः पढ़े हो ना लघु कौमुदी में। यण आपके 4 अंतस्थ हैं, उनसे उत्तर में उनके बाद आने वाले ऊष्म कहलाते हैं, यणों के बाद में जो गिने जाते हैं ऊष्म कहलाते हैं। कौन कौन आएंगे, शकारत्रय, विसर्ग, जिह्वामूली पद्मानी, हकार और अनुस्वार। ठीक है सर। जी सर। आई कह रहे युग्मौ शोष्माणौ, कौन है आगे, युग्मौ युग्मौ शोष्माणो। हाँ, अब सूक्ष्म की बात आ जाती है ना, क्या है जी, सूक्ष्म वर्ण की बात आ जाती है ना। ठीक है, अब युग्म करके कौन कौन वर्ग आएंगे आपके, देखिए आपके पास जो वर्ग है, जैसे मान लो सबसे पहले आप कौन सा कवर्ग ले लो, कवर्ग में कितने आपके वर्ण जो हैं वो युग्म है, कौन कौन वर्ण है जो युग्म है कवर्ग में, बताओ। खा कवर्ग और के युग्म वर्ण, घा। युग्म का मतलब जोड़े वाले, तो 5 वर्ण होते हैं, 5 में से दूसरा और चौथा वर्ण ही क्या होगा, युग्म होगा, है ना। बाकी पहला तीसरा पांचवा तो युग्म नहीं हुआ, वो तो है ना, अयुग्मक हो गया है, तो दूसरे चौथे कोई लिया है। तो जो वर्ग के युग्म वर्ण हैं, समझेगा, दूसरा और चौथा, उन सबकी कौन संज्ञा हो जाती है जी, उनको क्या जानना चाहिए, शोष्म जानना चाहिए, उनको शोष्म। क्या जानना चाहिए,
ठीक है, तो क्या हो गया, ख छ ठ थ फ, द्वितीय द्वितीय हो गए। और चतुर्थ चतुर्थ कौन सा है, क ख ग घ, घजड़ दबा, घ आगे झ ध ध और भ, यही तो है 10 आपके सूक्ष्म हो गए। ठीक है सर, जी समझ में आ सर। गई बात। अच्छा ये थ बताओ, थ कैसा है, इसकी कौन संज्ञा है, दो संज्ञाएं हैं इसकी, कौन सी दो संज्ञाएं हैं, सृष्टि बहन जी बताइए तो, कौन दो संज्ञाएं हैं इसकी। अंतस्थ स्वर है सर। थ अंत समय आता है। नहीं सर, यारा लवा आता है था ये सूक्ष्म हो जाएगा और 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 अघोष हो जाएगा। कैसे, घोष कैसे, अघोष में भी क्योंकि वो ख छ ठ थ था आ जाएगा और सूक्ष्म में भी आ जाएगा ख छ ठ कैसे, थ, कौन है सूत्र ना। है, कौन सूत्र है, वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषा और युग्मो शोषमाण। वर्गे वर्गे च प्रथमौ, उससे जो है ना। अब ऐसे ही पूछ ले मान लो आपसे कि थ की कौन दो संज्ञाएं हैं, है ना, पूछ लेना ऐसे ही, तो उत्तर दे दोगे ना। दे देंगे सर। और पढ़ाया तो इतना अच्छा जाता ही है, पढ़ाने वाला तो अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन परीक्षा के टाइम पे सब जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाता है एकदम। चलो, अनुनासिक वाली बात आ जाती, करे अनुनासिको अंत्य, अंत्य वर्ण क्या होता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अंत्य वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक। अनुनासिक। कोई नहीं समस्या, सिंपल है, सिंपल है। जी सर। जी। कोई बताने की जरूरत भी नहीं, इसमें तो पता ही होगा आपको, ये मंगड़ानाम है ना। ठीक है, स्वर भक्ति आती है, स्वर भक्ति पूर्व भागम अक्षरांगम, स्वर भक्ति किसे कहा जाता है, तो अब देखिए, स्वर भक्ति जो होती है पूर्व भाग से संबद्ध होती है, ठीक है, रेफ या लकार से संबद्ध होती है, किससे, रेफ या लकार से। रेफ या लकार। रेफ या लकार से, है ना। ठीक है, अब इस स्वर भक्ति को हम लोग उसमें बहुत अच्छा समझाएंगे भी, अपने तरीके से समझाएंगे, ठीक है, यहाँ इनके तरीके से छोड़ो। और क्या रह गया, रक्त संजय को अनुनासिक, अनुनासिक की कौन संज्ञा हो जाती है, रक्त संजय। रक्त संजय। कौन कौन है अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, सूत्र पढ़ के आए हो भाई साहब? यम अनुनासिक गणना। अंत्य जो पढ़ के मारेंगे, मैंने यम क्या बोला, सूत्र गणनम। बोलो, ए दादी अम्मा सुन लो पहले, फेंक देंगे ना उठा के, मैंने बताया ना, सूत्र बोलना है भाई, अनुनासिक जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, सूत्र याद हो जाएगा इससे बेटा, बोलो देख के बोलो चाहे। अनुनासिको अंत्य। हाँ, मुखनासिका वचनोन्नासिका नहीं चलेगा यहाँ, प्रातिशाख्य है ये, बुरा मान जाएगा, अनुनासिकोन्त्य, यही सूत्र है ना, अनुनासिकोन्त्य पे जिसने अर्थात अंतिम वर्ण वर्ग के अनुनासिक होते हैं, ये जो बताया उसने वही अनुनासिक है, उसकी कौन संज्ञा हो जाती है, एक रक्त संज्ञा, ठीक है, रक्त संज्ञक कहा जाता है उसको, ठीक, बात समझ में आ गई, है ना। आगे आता संयोग संज्ञा, बोले व्यंजन सन्निपात किम कथ्यते, व्यंजनों का सन्निपात क्या कहलाता है, सन्निपात मतलब सन्निकर्षण अर्थात सम्मेलन या संयोग, संयोग कह लो, सन्निकर्ष कह लो, है ना, सामीप्य कह लो, सन्निधि कह लो, कुछ भी कह लो यार, बहुत सारे शब्द है आपके पास, है, तो ये सब क्या कहलाता है, क्या कहेंगे उसको, चाहे तो व्यंजन संयोग हो, व्यंजन सन्निकर्ष हो, व्यंजन सामीप्य हो, व्यंजन सन्निधि हो, क्या कहलाएगी, संयोग संज्ञा। संयोग। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। जी सर। ओकार की बात आ गई, कह रहे हैं ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्य, है ना,
आमंत्रितजः ओकारः प्रगृह्य। आमंत्रितज ओकार, कैसा ओकार? आमंत्रितज। आमंत्रित मतलब जानते हैं ना, किसी को आमंत्रित करना यानी आवाहन करना या बुलाना यानी संबोधन करना, है ना, संबोधित करना, ये तो कहलाएगा ना, संबोधित करना, जी सर। बुलाना, आहूत करना किसी का, ना, वही कह रहे संबोध से उत्पन्न, है ना, संबोधन से आमंत्रित, जह अर्थात उससे उत्पन्न, आमंत्रित से उत्पन्न जो ओकार है वो क्या संज्ञक होता है, कौन संज्ञक होता है? गृह प्रगृह संज्ञक। संज्ञक। क्लियर होगा बच्चा सबको? हैं, बोलो बिट्टू। जी भैया। जी जी सर। जैसे इंद्रो इति, विष्णु इति, तो विष्णु में जो ओकार है, इंद्रो में जो ओकार है, सब कैसे हो जाएंगे? आमंत्रित है ना, अर्थात तो संबोधन के ओकार है ना, सबकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, मान लो ऐसे दे दे, विष्णु इति में प्रगृह संज्ञक है कौन, तो बता दोगे ना तुझे? जी। जी सर। सृष्टि बहन जी बताओ कौन सूत्र लग रहा है यहाँ पे विष्णु इति में? पढ़ के आए हो ओकार संधि में? आमंत्रित। अच्छा। वहां बताओ व्याकरण का अर्थ आदि में। अब देख कह रहे हैं संबोधन पदं च अन्यः, अर्थात समझ लो बस खाली सुन के, संबोधन पद के अंतिम में आने वाले ओकार से अतिरिक्त अन्य स्थल पर भी जो यदि ओकार विद्यमान रहता है, संबोधन से अतिरिक्त वाला, है ना, तो वो भी आपका, यदि वो पद संज्ञा उसकी हुई है तो वो भी प्रगीय संज्ञक हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, ओ ही वर्तन्ते रथेव चक्रा, यहाँ देखिए ओकार कैसा है, संबोधन का तो है नहीं, संबोधन से संबंधित नहीं है ना, सामान्य पद संबंधित ओकार है, उसको भी क्या कर देंगे आप, प्रगीय संज्ञा कर देंगे। प्रगीय संज्ञा होने के बाद में जो भी संधि कार्य इत्यादि होने वाला वो नहीं होगा, और क्या है। ठीक है, आपने बताया नहीं सृष्टि बहन जी? बोलूंगा नहीं। हैं, हाथ गुणा लगेगा? अच्छा अच्छा जी, हाँ, रेफित संज्ञा आ जाती है, कह रहे ऊष्मो रेफी पंचमो नाभि पूर्व। सर एचो अय आयवा यवा वायवा लगेगा सर। क्या बोला है, क्या बोला आपने? दोबारा बोलो सूत्र। एचो अय वायवा। तक अरे क्या है सूत्र? एचो यवा यावः। देखो, ए चह शब्द है और उसके बाद में आय, अव आया। अव, आय और आव है। ठीक है, अभी आय आदि आदेश सारे के सारे हल हैं कि कैसे अजंत हैं, बताओ सृष्टि बहन जी, कैसे करते हो इन आदेशों को? ये जो आय आदि आदेश होते हैं हल होते हैं। तो जहां जहां ये अ इसमें मिल जाएगा, ये आ जो दीर्घ वाला व में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, आय व, और वो आय वाला मिलेगा तो वाह हो जाएगा, फिर यह आ जाएगा वाय, फिर आय मिल जाएगा ना, आय आव बनेगा ना, या व ऐसा बनेगा ना। और इसको अब क्योंकि ओ है तो आ पर में है, तो कौन संधि होगी यहाँ पे? अब एचो जब आ जाएगा आपका, यहाँ भी प्राप्त है, देखो यहाँ भी आयाव का अच पर में है और ओकार है, पर में क्या नहीं, एचाह का ओकार है और दराय पर में है, लेकिन यहाँ ये ना होकर के एचो यवा यवा लग के एक और सूत्र है ना इसका बाधक पूर्व रूप करने वाला, कौन है? धन तो ही प्रत्यय करता है। अच्छा, पूर्व रूप कौन करता है? तभी तो खंडाकार आया वहां पे, तभी तो खंडाकार आया पंडित जी। बताओ।
देखो सर ये पूर्व तैयारी है आप लोग, दकार से दकार नहीं होगा। उठा के फेंक देंगे, बता रहे हैं, उल्टा सीधा ना कबूल। संधि तैयार नहीं है, बदमाश लोग। पर यंगा पदांतर लगेगा क्या खंडाकार में? सृष्टि बहन जी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। नहीं, हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं है आपकी तैयारी से। गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। चलो, ऊष्म ऊष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वा। मतलब आप नाम खराब करवाओगे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप। मतलब इतना टाइम देके संधि पढ़ाई, इतना आराम आराम से पढ़ाया गया आपको, तब भी आपको तैयार नहीं है यार। बहुत गलत बात सर है, नहीं भूल है जाते बिल्कुल हैं अच्छा बार नहीं। बार। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल 1% अच्छा नहीं लगा। 1.1% भी अच्छा नहीं लगा हमें। क्या है? ऊष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वा। कह रहे डाबी यदि नामी स्वर, नामी मतलब यहाँ का किसको कहा गया जी? नामी का मतलब क्या है आप बोलो फटाक से, अरे देख के बोल दिया करो यार, लिखा हुआ है सामने आपके। स्वर। हम्म। अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण यदि पूर्व में है तो क्या होगा? अगर पंचमो, तो पंचम जो ऊष्म वर्ण है आपका, तो पंचम मतलब ऊष्म वर्ण, अर्थात जो भी आपका विसर्ग बताए थे ना जब पढ़ रहे थे हम लोग, जो विसर्ग है आपका, उसको क्या होगा पंडित जी? रेफ आदेश, है ना? और उसकी संज्ञा जो रेफ होता है उसको, विसर्ग को जो रेफ होता है, रेफ की कई स्थितियां है ना, पढ़े थे हम लोग, है? तो उसको जो रेफ आदेश होता है उसकी संज्ञा कौन हो जाती है? रेफिन संज्ञा होती है। उसको क्या नाम पड़ जाता है उसका उस दिन से? कौन नाम पड़ जाता है उसका उस दिन से? रेफिन। रेफिन या रेफी, आप जो कहें उसको। ठीक है, बस समझ में आ गई? ठीक है। यदि अच वर्ण पूर्व में है तो आपका ऊष्म को क्या कहा जाएगा? रेफिन कहा जाता है उसको। ठीक, ऊष्म वर्ण मतलब ये विसर्ग को, है? वही कह रहे हैं पंचमः अर्थात ऊष्मः, यानी विसर्जनीय नामी पूर्व सन, नामी पूर्व चेत, यदि कैसा है वह? नामी पूर्वक है, अचवर्ण पूर्वक है। ठीक, तो उसको कौन संज्ञा हो जाती है? उसकी रेफित संज्ञा हो जाती है। जैसे अग्नि रश्मि जन्म, यही बताया था, यही उदाहरण दिया था मैंने वहां पे भी, है ना? अग्नि रश्मि में क्या है देखो, अग्नि ही, और क्या था? हाँ जी, क्या क्या बोला? कुछ बोला क्या किसी ने? बोला करो तो, ठीक से बोला करो यार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। हाँ, चलो। अग्नि ही देखो कैसा है अभी, अग्नि कैसा है? विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग करेंगे, विसर्जनीय स्थिति से सजोरु जरूरत तो करके क्या बना लेंगे? अग्निर बन जाएगा। ठीक है, अब इस रेफी इस र की कौन संज्ञा हो जाएगी? रेफ संज्ञा। क्यों हो जाएगी रेफी संज्ञा इसकी? रेफित संज्ञा क्यों होगी? क्योंकि ये कैसा है? अचवर्ण पूर्वक है कि नहीं, इसीलिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अग्नि रश्मि बराबर रेफी संज्ञा कौन है, डीप जाएगा तो अग्नि रश्मि पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या पूछेगा? नहीं तो क्या पूछेगा? है? क्यों जी? बोले नामी पूर्वः, ऊष्मात् नामी पूर्वः पंचमो वर्णः भवति। कौन संज्ञक होता है? ऊष्म संज्ञक होता है, रेफित संज्ञक होता है ना? रेफ संज्ञक होता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। ठीक, अप्रयुक्त संज्ञक होता है। कौन संज्ञक होता है तो बता पाओगे ना? जी। जी सर। देखो कह रहा है ना कि अग्नि ही अस्मि जन्मना, ये पद पाठ है। बोले इकार नामी स्वर है पूर्व में, इकार पूर्व मैंने ये मैंने बताया था, पूर्व में होने के कारण अग्नि पद का जो विसर्जनीय रेफ है ना, वो रेफ ही संज्ञक हो जाएगा। ठीक है सर, अर्थात उसको रेफ आदेश हो जाएगा। जी। समझ में आ गया होगा सबको भी। तो ये इसमें अब एक पीडीएफ और भेजी गई है आपको। कौन सी? देखो खोलो अपना, उस पर टेलीग्राम पे देखो, निकालो, आई होगी। इधर उधर नहीं करना पीडीएफ कोई भी, ठीक है? आप ही लोगों का नुकसान होएगा, याद रखना, आप लोगों का कंपटीशन बढ़ेगा। यदि पीडीएफ या कुछ भी चीज इधर उधर करते हैं तो किसी और का नुकसान थोड़ी ना, उसमें आप लोगों का नुकसान है। समझ गए?
जी सर। किसी को कोई नुकसान नहीं भाई। दिख रहा है? जी भैया। जी सर। चलिए देखिए, वही बात सब कह रहे हैं ये भी। एक प्रतिशाख्य की कर्ता कौन है? इसके आचार्य शौनक का है और इसके भाष्यकर्ता उद्भट है। 3 अध्याय और 18 पटलों में विभक्त है। सबको पता होगा ये तो। सामान्य जानकारी थी इसलिए बताया भी नहीं मैंने ज़्यादा कुछ। ये सबको ही पता होता है इतना तो, है। समानाक्षर कितने हैं इसमें? 8 समानाक्षर, वही हम लोग चर्चा करके आए सबके विषय में ना। अष्टौ समानाक्षराणि प्रथम सूत्र है ना? वही जी। कह रहे हैं, अष्टौ इति संख्या समानाक्षराणि संज्ञायति। आदिता पंचमी, आदिता में पंचमी है ना? वही सब वर्ण है। देखिए कोई दिक्कत तो है नहीं, अब इसमें समझना है, ध्यान रहेगा ना। देखो ये भी कह रहे हैं क्रम याद रखना है बाबू। और ये हम बार बार कहते हैं, हर बात कहते हैं हम, ये क्रम जरूर याद रखना है। जहां क्रम आ रहा है वहां क्रम याद रखना है बाबू। समझ में आ रही है बात? नहीं बाद में को भैया ये तो बताया ही नहीं था आपने। ये बताने की बात नहीं, हर बार कह रहा हूँ मैं, जहां क्रम आ रहा है वहां क्रम एकदम रट लो, उसको क्रम में याद रखो। कोई चीज जो क्रम में आ रही है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, समझ रहे हैं? समानाक्षर आ जाते, संध्यक्षर आ जाते हैं आपके, है ना? वही ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि। अब मुझे बताते जाओ ततः का मतलब क्या है यहाँ पे। जल्दी बोलो फटाफट से, देखते हैं कितना तैयार किया आपने, कितना पढ़ के आए हो अभी। ऊष्माणाम। अभी अभी का तो याद होगा। तथा का मतलब क्या है? तो फटाफट फटाफट बोलो, बोलो जी। संध्यादि की आवाज आएगी समान नहीं है? अक्षर। पढ़ नहीं रहे बिल्कुल। क्या है? तथा का मतलब क्या बोले, दोबारा बोलो। ऊष्मा। नहीं। समान अक्षर। समान। किसी ने ऊष्मा बोला था ना? किसने बोला था वो ऊष्मा? आदिता में आदिता का मतलब क्या है? हम्म स्टार्टिंग के जो है उसके लिए आदिता यूज करा है। वर्ण समामनाय से आदितः, वर्ण समामनाय के प्रारंभ से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना? कुल स्वरों की संख्या कितनी तो बता रहे ना। एते स्वराः इति तृतीय सूत्र के माध्यम से, इसके बाद हमने पढ़ा था ना एते स्वराः सूत्र, उसके माध्यम से बताया कि समानाक्षर 8 और संध्यक्षर 4 मिलकर के कुल 12 स्वर बन जाते हैं। बताए थे ना? बता के आऊं अभी मैं ये बात। जी। अघोष नहीं बताइए, मना कौन कर रहा है? बताया भैया। अंत्यासप्त तेषाम अघोषः। तेषाम का अर्थ बताओ यहाँ पर मुझे फटाफट से। उष्ण। ऊष्माणाम। ऊष्माणाम। तेषाम अर्थात ऊष्मणाम, बस यही याद रखना है। अब देखो तैयार हो जाएगा साथ के साथ में, है ना? कितने हैं ये आपके अघोष? कितने हैं? 7। और आगे जो आएगा एक और सूत्र उसमें, वर्गे वर्गे च प्रथम अघोषो, उसमें हकार। तो कितने हो जाएंगे? 17। कुल 12 कितने हो तो जाएंगे? टोटल 17 हो जाएंगे। 17। ठीक है ना? अब किनसे कहा है? ऊष्म की कहा है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना। इसके बाद का वो हालांकि आगे पीछे कर दिया इन्होंने। इन्होंने भी हमारी पीडीएफ में भी आगे पीछे हो गई, गलती हो गई है ना? क्योंकि जो आपका ये सूत्र कितने हैं, ये अंत्या सप्ततेषाम अघोषा, इसकी संख्या जो है ये 11 नंबर सूत्र है। कितना लिखा है ना, तो 11 नंबर सूत्र है। और जो उत्तरेष्ट ऊष्माणः जो है वो 10 नंबर सूत्र है। ऊष्म संज्ञा जो बताता है ना, वो 10 नंबर सूत्र है। तो उसके बाद का सूत्र है, तभी तो आ गया ना तेषाम करके। वो तेषाम मतलब ऊष्मणाम। ऊष्म कितने आपने पढ़े थे? कितने ऊष्म थे? 8 थे। उसमें ऊष्माण। हकार थे, शकारत्रय थे, है ना? जिह्वामूलीय और उपदमानीय थे, है ना? अनुस्वार और क्या विसर्ग था? था। अनुस्वार और विसर्ग था, अनुस्वार विसर्ग। विसर्ग। यही थे। अब इन्हीं से तो लिया उसने, क्योंकि ये 10 नंबर सूत्र है। इसके बाद आ गया तुरंत, बोले जो 8 हैं इनमें से अंतिम के 7, अर्थात हकार को छोड़कर के अंतिम के जो 7 हैं, तभी तो उसने कहा कि अंत्या सप्त तेषाम अघोषा। समझ में आ गई बात? जी। जी सर। समझ में आ गया होगा। कह रहा वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषो, और ये भी आ गया देखो 12वां सूत्र है। उसके बाद 10 11 12 3 क्रमशः सूत्र है ना? अब ये भी याद रख लेना भैया, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये जो सूत्र है ना ये वाले,
मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जितने सूत्र आपके इसमें लगे हैं ना, जितने, ये सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं अपने, है ना, अध्याय सप्तदेशा बघोषाः, है ना, वर्गे वर्गे च प्रथमो बघोषौ, उत्तरे अष्टौ बाढ़ है। तो इनका क्रम जरूर एक बार लिख लेना। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एक लाइन में लिख लेना बस, सूत्र और उनकी संख्या, या सूत्र क्रम से लिख लेना उनको, तो एक बार दिमाग में बिठा लेना। अरे दो दो तीन तीन सूत्रों का भी याद रहेगा तो अपने काम बन जाएगा। मान लो पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और ज्यादा सूत्र है नहीं, 8-9 सूत्र हैं, तो याद भी कर सकते हैं अपने क्रम ना। जी भैया। जो चीज आसानी से सकते हो कर ले दीजिए, ठीक। चलिए आगे। तो ये तो पता ही पड़ गया, वर्गीय वर्गीय च प्रथमो घोषो। अब इनका क्रम लगाने आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, लगा लेना। वर्गीय के क्रम से ही है वही, है ना। 17 अघोष हो जाते हैं, वही मैंने बताया था देखो आपको, है ना। 11वें सूत्र में 7 अघोष वर्णों की और 12वें में 10 अघोष वर्णों की चर्चा की गई है, पता है आप लोगों को, है ना। शोषमा जाति युग्म शोषमाणु पता है आपको, 13वां सूत्र है इसके बाद का ही, है ना। ठीक है जी, है ना। उत्तरे अष्ट ऊष्माणः, ये 10वां सूत्र है। तो दो आपके सूक्ष्म और ऊष्म दोनों में अंतर याद रखना, है ना। दोनों में अंतर याद रखना। सूक्ष्म वर्ण के विषय में 13वें सूत्र में कहा गया, और क्या कहा गया है, युग्म शोषमाणु, अर्थात जो युग्म है वर्गों में, दूसरे और चौथे वो सूक्ष्म होते हैं, और 8 जो है क्या हो जाते हैं, वो ऊष्म हो जाते हैं। ठीक है जी, तो याद रहेगा, याद रहेगा ना। सर लेकिन ये सूक्ष्म जी वाले ऊष्म वर्णों में सूक्ष्म लिख दिया है, नीचे वाला ये कहाँ चला गया? कहाँ लिख दिया। हाँ ये रहा, हकार शकार त्रय जिभ्या मूल्य पद्मानी अंत, ये वाला सबसे लास्ट में जो। तो भैया मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यदि अलग अलग भी दिमाग में रखोगे और मिला के भी दिमाग में रखो तो याद रहेगा ना कम से कम। इसीलिए मैं अलग अलग करके भी बता रहा हूँ। मान लो अभी मैं इकट्ठा बता दूं, आपके तो भैया ने तो सारे के सारे ऊष्म बता दी थी यार, सूक्ष्म तो बताया नहीं था उन्होंने। तो दिमाग में रहेगा तो कहीं ना कहीं चीजें तो रहेंगी, इसीलिए बता रहा हूँ मैं साथ में। समझ में आ रही बात, अलग करके भी दिमाग में रखो, हर चीज हर तरीके से दिमाग में रखो भाई। तो आप लड़ने नहीं जाओगे ना, आपके अंदर इतना दम है ना हमारे अंदर इतना दम है कि जाके लड़े आयोग से, ठीक है। चलो, स्वर भक्ति की बात आ जाती है ना। स्वर भक्ति पूर्व भागम अक्षरांगम, है ना। स्वर भक्ति क्या होती है, जो पूर्व भाग को ग्रसित करे उसको हम लोग स्वर भक्ति कहते हैं, ठीक है। वही क्या, स्वर भक्ति ही पूर्व रेफम लकारम व भजते, पूर्व रेफ को या लकार का जो ग्रसित करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर भक्ति कहते हैं। अभी स्वर भक्ति यहाँ पे तो दो ही प्रकार की बताइए, ह्रस्व स्वर भक्ति और दीर्घ स्वर भक्ति। लेकिन हम लोग स्वर भक्ति के और भी वेद पढ़े थे ना, क्यों जी, है। चलो, तो सर्वभक्ति किसे कहते हैं, तो वही कह रहे हैं देखिए, पूर्व स्थित रेफ लकार का अनुसरण जो करती है, रेफात लकाराद वा, है ना, यस्माद व्यंजनाद उत्तरा भवती तत्सहिता सा पूर्व से स्वरंगम भवती, स्वरस्य अंगम भवती, उसी स्वर का वह अंग बन जाती है। तो दो प्रकार की होती है, कौन सी, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति, ठीक है ना, जी है सर। ना। जी अब जी दीर्घ सर। द्रागी कैसी, तो सार्ध मात्रा। दीर्घ स्वर भक्ति कैसी होती है, अर्धा मात्रा काल वाली होती है, ये बस याद रखना। दीर्घ स्वर भक्ति कितने मात्रा काल वाली होती है। अर्ध मात्रा काल। अर्ध मात्रा काल। अब जब दीर्घ आधी मात्रा की है तो ह्रस्व स्वर भक्ति उससे भी आधी की हो जाएगी ना, अर्धो ना, अर्ध, है ना, बोले अर्धो नान्या ह्रस्व स्वर भक्ति, है ना। अर्थात दीर्घ स्वर भक्ति से भी अन्य स्वर, जो स्वर भक्ति है यानी ह्रस्व स्वर भक्ति है, वो आधे के आधे मात्रा वाली होती है, अर्थात एक चौथाई मात्रा वाली होती है। ठीक है भैया, जी भैया। ठीक है जी, हैं, बोलो। जी जी सर। चलो, अभी स्वर भक्ति क्या है तो अभी बता देंगे उसको अच्छे से, ठीक है। उसका एक वो भेज दूंगा मैं, तो उससे वहां से पढ़ लेना, नहीं समझे तो फिर क्लास में क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अब कहाँ होती है तो बता रहे हैं देखो, कह रहे हैं दीर्घ स्वर भक्ति जहां रेफ के बाद एक ऊष्म वर्ण आ जाए। अब आप ऊष्म तो अच्छे से जानते हैं, आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं मुझे। ऊष्म कितने ऊष्म वर्ण, कितने 8। ऊष्म वर्ण है, 8। ठीक उस्मान। है ना, ठीक है। तो यदि रेफ के बाद सीधे ऊष्म वर्ण आ जाए
समझ लो वो दीर्घ स्वर भक्ति है। और जहां रेफ के बाद एक से अधिक ऊष्म वर्ण आ जाए तो वहां कौन सी है, एक चौथाई वाली ह्रस्व स्वर भक्ति हो जाएगी। ठीक है, अर्थात एक आए तो दीर्घ, और यदि एक से अधिक आ जाए तो ह्रस्व हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जी जी सर। सबको सबको आई? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी इसमें समझने में भैया? अब रेफ से लकार को नहीं। भी आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, रेफ लकार दोनों लिए जाते हैं, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। उदाहरण भी देख लो, चलो दिखा देते हैं। देखिए प्रत्युदर्शी में क्या है, दर्शी, द र श, ये तो कंडीशन है, फिर ई है, तो रेफ के बाद एक ही मात्र वो वर्ण है ना, ऊष्म वर्ण श। ऐसे ही देखो शता वाले श में ल श, ल के बाद एकमात्र ऊष्म वर्ण है ना श, तो दोनों कैसे के उदाहरण हो जाएंगे, दीर्घ के, है ना। दीर्घ स्वर भक्ति रहा। अब आर्ष्टि श्रेणा, अब देखिए क्या है, र श ट ए ण, यही तो है कंडीशन। तब र के बाद में देखिए ऊष्म वर्ण कितने हैं भैया, इसलिए देखो वार्षयान में क्या है, वर्षयान में र के बाद में दो शाह हैं कि नहीं, जी ध्यान ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा, है ना। बहुत रेयर ही पूछा जाता है, उदाहरण देकर के मान ली पूछ ले तो दिमाग में रहना चाहिए बस, और क्या। रक्त संजय अनुनासिका आप जानते ही हैं, आप लोग बताने की होती नहीं है। प्रिय संज्ञा तो आमंत्रित जोकार को प्रक्रिया कहते हैं, है ना, इंदुयति विष्णुयति इत्यादि में। सूत्र बताया नहीं है इन पे, देखो, है ना। पदंच अन्य, अन्य पदम, जो अतिरिक्त, उससे भी अतिरिक्त अर्थात आमंत्रित से अतिरिक्त होकार भी प्रज्ञेय संजय होता है, बताया था मैंने। वो ही वर्तन तिरत्य चक्रा होकार प्रज्ञेय हो जाता है इसके कारण, है ना, बस पद होना चाहिए नहीं। आगे क्या करें, षष्ठ्यादयश्च द्विवचनो अन्तः भाजत्रयो दीर्घः, षष्ठ्यादया त्रयो दीर्घाः स्वराः, अर्थात तीन दीर्घ स्वर जो है द्विवचनाभिधायी, द्विवचन जिनको अभिधान किया गया उनकी प्रज्ञेय संज्ञा होती है। तो सामान्य ध्यान रखना, है ना, वैसा खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। जी ऐसे देखिए, अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रक्रिया, अस्मे युष्मे त्वे अमी, ये सारे के सारे शब्द क्या होता है, प्रज्ञेय संजक हो जाते हैं। और ईकार ईकाराः, ईकार दीर्घ ईकार और ईकार, ये भी क्या होते हैं आपके, प्रज्ञेय संजक हो जाते हैं। देखिए अस्मे, है ना, न, अस्मे युष्मे सॉरी त्वे, अमी, ये सब क्या है, प्रज्ञेय संजक है। ठीक है जी। ठीक है भैया। अप्रक्त जी ओकार भी, जिसकी अप्रक्त संज्ञा हुई हो, एकाल प्रत्यय से एकल, एकल वाले अच की अप्रक्त संज्ञा हो जाती है ना, एकाल प्रत्यय से अप्रक्त संज्ञा हो जाती है ना एकल वाले की, इसमें एकल मात्रा है, उसकी अप्रक्त संज्ञा होती है। तो अप्रक्त ओकार यदि है तो उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। मिति में देखिए, है ना, प्रकृति संज्ञा होने के कारण यहाँ पर संज्ञा संधि नहीं हुई है, फिर समझ में आ गई बात। ऊष्मा पंचमो ने रेफी नाम पूर्वा, ये तो बता ही दिया अभी आपको मैंने, बताया ना ये तो, नामी पूर्व पंचमो पंचमो ऊष्मा रेफी भवती है, जी नामी बता पूर्वक, दिया। जी नामी मतलब अच होता है, नामी का मतलब क्या होता है, अच होता है ना। नामी पूर्वक अच्छा यदि स्वर। पंचम ऊष्म हो, पंचम ऊष्म मतलब यदि विसर्ग हो तो उसको रेफित होता है, अर्थात रेफ आदेश होता है तो उसकी संज्ञा रेफित हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी अभी बहुत सारे सूत्र हैं रेफित संज्ञा करने वाले, कितने देखोगे उनको देख लो बस। व्यंजन सन्निपात को संयोग कहते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को सबको, है ना। यम की बात आ जाती है, 4 प्रकार के हैं यम, है ना, लेकिन 20 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कुक 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 4 प्रकार के है ना,
कुम कुम गुम घुम। 4 प्रकार के हैं, लेकिन इनके कुम से कवर्ग ले लो, है ना, कवर्ग ले लो, ऐसा करके क ख ग ऐसा सॉरी कवर कह रहा हूँ, कवर्ग ले लो पूरा, है ना। प्रत्येक वर्ग को ले लोगे तो 5 चौके 20 हो जाते हैं, 4 4 वर्ग के आदि आदि के 4 4 वर्ण, है ना। वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद अनुनासिक लगा दो आप, तो ये सारे के सारे 20 प्रकार के हो जाते हैं। अरे ये पहले कवर्ग के 4 लोगे तो 4 ही होंगे, मोस्ट यही है, ठीक है। अब फिर चवर्ग के भी ले लो, टवर्ग के ले लो, तवर्ग के ले लो, पवर्ग के ले लो, और तो कितने हो जाएंगे, सबके 4 4 लोगे तो 5 चौके 20 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सबको भैया, प्रतिशाख्य वाला पार्ट। अब कोई प्रश्न किसी का इसमें, बोलो, हैं, बोलो बोलो। मैं बताऊंगा आपको सूत्र, आप पढ़ोगे तो है नहीं, मैं बताऊंगा आपको सूत्र, तो आपको नहीं विष्णु इति में बताएंगे। आठ गुण होगा क्या? बहुत मारेंगे, उठा के फेंक देंगे, तुमको बता रहे हैं, टूट जाएगी हड्डी हड्डी। हाथ गुणा कहाँ लगता है, विष्णु इति में हाथ गुणा लगेगा? कहाँ है बुद्धि, व्यक्ति हो, किराए पे दे दी हो बुद्धि, है हैंगर पे टांग दिए हो, या सूखने के लिए छत पे डाला हो? हम्म, अरे विष्णु इति है, आध गुणा लगेगा, वहां बुद्धि लगाओ थोड़ी सी यार, छोटे बच्चों जैसे मूर्खता करते हो, है छोटे बच्चे भी इतनी मूर्खता नहीं करते, 2 2 3 3 बार पढ़ने के बाद में भी, गजब कर रहे हो यार। सर एंग अच्छा चलो, पदांत छोटी क्लास के बच्चे हो तो आदति लगेगा क्या सर? तब वहां नहीं बनता है, यही प्रयोग बनता है जो पूछा है मैंने। यदि सूत्रवृत्ति भी आता तो उत्तर दे देते। जी, वो पूर्व लड़की रूप हो पहले सही जाएगा। बोल रही थी, अब फिर उल्टा आके बोलने लगी यहाँ पे, तो आध गुणा लगेगा। ये तो पागल है लड़की। सर सही बताया गलत बताया? एंगा पदांता सही दति है। ही लगेगा, पूर्व रूप हो जाएगा। विद्वान लोग हैं सब एक से। आओ अब शाम को फिर तर्क संग्रह, और क्या चल रहा था, 10 रूपक ना, तीसरा अंक 10 श्लोक। पूरा करना है उसको। सर सर ऐसे ये याद था सर, लेकिन अब सर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरीके से याद करें कंफ्यूज जो नहीं, जीवन पूछ में ना लूंगा तो भूले। बताऊंगा, पूछ लूंगा तो बता दूंगा सर नहीं। सर आपने किस तरीके से याद किया था, बस ये बता दीजिए हमें। मैंने किस तरीके से याद किया था, कैसे याद करते हैं, प्रयोग लगाओ, पढ़ो, प्रयोग करो ज्यादा से ज्यादा उसका, याद करने से थोड़ा ना कुछ होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो उसका, देखो ग्रंथ पढ़ो, बुक पढ़ो संबंधित, उससे विचार करो, वहां पे अच्छा यहाँ ये संधि हुई है, अच्छा यहाँ ये संधि हुई है, ऐसा विचार करो, तब नहीं भूलोगे, नहीं तो भूल ही जाओगे। समझ गए? जी सर। भैया आप जो पाणिनीय शिक्षा के टेस्ट के लिए बोल रहे थे, उसमें एक हम्म। तो विषय और आप ऐड कराने के लिए कह रहे थे, तो वो कौन कौन सा होगा? अरे यार एक तो टाइम नहीं मिल पाता, आप लोग तो टेस्ट देते नहीं है, बना भी दें तो टेस्ट नहीं देते, समय खराब करके। समास बोले थे ना, समास और वो संधि, कुछ प्रश्न संधि। देख लेंगे, चलो भी कर देंगे, ये प्रातिशाख्य भी ऐड अब तो हो गया, प्रातिशाख्य भी ऐड कराया जाएगा उसमें। भैया थोड़ा पाणिनीय सा शिक्षा पहले बता प्रातिशाख्य, दीजिएगा। हाँ तो चलो आज क्या दिन है, अभी गुरुवार है ना, तो रविवार को कराएंगे, रविवार को कराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक बार विषय क्लियर करा दीजिएगा, बता दीजिएगा। रविवार को कराएंगे, बता दे रहा हूँ, लो भी बता दे रहा हूँ। पाणिनीय शिक्षा लिख लो, जी लिखो, और लिख के डाल दो उधर ग्रुप में भी, हाँ जी ग्रुप में भी डाल देना, टाइप करके जी लिखो। जी जी पाणिनीय शिक्षा प्रातिशाख्य, जी। और क्या था, अ, तत्पुरुष भी हो जाएगा तब तक, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। भैया मैं कह रही थी समाज का अगर आप अलग से लेते तो सही रहता, चलो ठीक है, समाज छोड़ दो भाई, रहने दो। क्योंकि ये पाणिनीय शिक्षा और ये प्रातिशाख्य एक संधि जैसा का रहेगा, पार्ट सही ऐड रहेगा। करा दीजिए।
चलो ठीक है, तो संधि संधि हो जाएगी, और ये हो गया, ठीक है। और 10 रूपक, चलो एक साथ करा, 10 रूपक का अलग से करा देंगे। ये 3 चीजें रख लो उसमें, 10 रूपक भी लिख लो एक। संधि तीनों। संधि तीनों, हाँ और क्या। अरे 2 2 4 4 वो प्रयोग रखेंगे उसमें से बस। संधि के ज्यादा प्रश्न नहीं, तो 10 यार 15 तो प्रश्न सारा बस। करना होगा ना। हाँ 10 रूपक है ना, 10 रूपक का रेड कर लो, 4 चीजें होंगी अभी, है ना। 4 चीजों के 100 प्रश्न भैया रहेंगे, है ना। 10 रूपक भी। हाँ और क्या। ठीक संडे को भाई, अभी नहीं, अभी है आपके पास समय। ठीक है भैया। 10 रूपक में मतलब प्रथम वाला प्रकाश ना। पहला 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 प्रकाश। हाँ प्रथम जी। ठीक है भैया। और कोई शंका, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं भैया नहीं। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, चलो ना। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम सर। प्रणाम।